तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि सर 11th में थोड़ा सा वीक रह गया है, तो क्या उस पे अभी फोकस करना चाहिए, या अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या ज्योमेट्री को मैं छोड़ दूं क्या। 2019 से 2023 तक के जो 104 पेपर टोटल हुए हैं, कुछ चैप्टर ही पूरे उड़ गए हैं। 11th में नहीं पढ़ाई की थी, कुछ चैप्टर 11th के छूट गए थे, तो क्या उनको छोड़ के जा सकते हैं क्या। जो 2023 का मैंने कहा था कि 24x30 720 क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। पॉज करके पहले इसको पढ़ लें कि क्या क्या टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ के जाने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेटेज फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो क्यों इस पर्टिकुलर सेशन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अब क्या है, समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि सर 11th में थोड़ा सा वीक रह गया है, तो क्या उस पर अभी फोकस करना चाहिए, या अलजेब्रा मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या ज्योमेट्री को मैं छोड़ दूं क्या। या फिर अलजेब्रा में भी बात की जाए तो सर ये चैप्टर मुझे अच्छे लगते हैं, इन चैप्टर को कर लेंगे तो क्या काम हो जाएगा क्या। या अब लास्ट वीक बचा हुआ है, एक वीक में अब कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें तो हम हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर इस सेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब हमको मिल जाएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन से चैप्टर पढ़ सकते हैं, कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जेई मेंस 2019 से 2023 तक के जो 104 पेपर टोटल हुए हैं, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। पिछले 5 सालों में एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, टोटल मिलाकर 720 क्वेश्चन 2023 में हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं, सभी को हमने कंसिडर किया, आपको करने 25 ही होते हैं। 2022, 2021, 2020, 19 टोटल मिलाकर 3040 क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया, और फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया हम लोगों को। एक यहाँ पर जेई मेंस ने कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं इस साल डिलीट कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर ही पूरे उड़ गए हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अब नहीं आने वाले हैं। तो अगर ये सब अभी तक नहीं पता किया है तो पॉज करके पहले इसको पढ़ लें कि क्या क्या टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि 11th में नहीं पढ़ाई की थी, कुछ चैप्टर 11th के छूट गए थे, तो क्या उनको छोड़ के जा सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है नहीं। 11th का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। एवरेज बात करें 5 साल की तो 45% क्वेश्चन जो है वो 11th से आते हैं, 55% क्वेश्चन 12th से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ईयरली कुछ चेंज होता है, मोर और लेस सेम ही रहता है, 45 55 44 56। तो 11th जो है वो 45% पेपर में आपको मिलेगी, तो 11th छोड़कर जाना इज नॉट एन ऑप्शन। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बात करें तो देखो, कुछ जो 2023 का मैंने कहा था कि 24x30 720 क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ कम क्यों दिख रहे हैं, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। तो देखोगे तो 688 जो क्वेश्चन बचते हैं उसमें से 11th के क्वेश्चन का भी अच्छा खासा वेटेज है। टोटल मिलाकर देखें, इन 5 सालों में 2883 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से 11th के लगभग 1250 और 12th के 1600 क्वेश्चन थे। तो 11th छोड़ के जाना एक गलती हो सकती है। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से 11th के चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट उनको हमको पढ़ के चले जाना चाहिए। तो सबसे पहला ये हमारा एनालिसिस हो गया कि क्या 11th 12th में से किसी एक को छोड़ सकते हैं क्या। अब 11th के टॉपिक्स पर आ जाते हैं। तो 11th में ये 16 चैप्टर हैं। कोनिक सेक्शन के भी मैंने टुकड़े कर दिए हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के नाम पर उनको बांट दिया गया है। ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन भी हम सब अलग अलग रख रहे हैं यहाँ पर।
तो 11th के चैप्टर में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर के। इन 104 पेपर जो अभी तक हुए हैं पिछले 5 सालों में, 172 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सीक्वेंस इन सीरीज। सेकंड नंबर पर आता है बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम का एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट्स इस बार हट गया है तो शायद वेटेज थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 109 क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है कि 104 पेपर में 172 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। हर पेपर में जो है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तक मान सकते हैं हम लोग, एक से तो ज़्यादा ही रहा है, किसी में 1 किसी में 2 इस टाइप की बातें हो गई। देखो 24 पेपर लास्ट ईयर हुए हैं, इनमें 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लगभग आप बोल सकते हो कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन का एवरेज लगा सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम 48 क्वेश्चन यहाँ तो है ही, मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो बाइनोमियल के आए ही थे। इसी तरह से थर्ड नंबर पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन, और इस ऑर्डर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात आती है कि सर इतना सब कुछ में से अभी क्या पढ़ लेना है। तो देखो हमको यहाँ पर थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एफर्ट कम लग रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सीक्वेंस इन सीरीज को तो छोड़ना नहीं है। देखो हालांकि इसमें से भी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वेटेज को कंसिडर करें तो क्वेश्चंस इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम, अब सिलेबस कम हो गया है तो जनरल टर्म, मिडिल टर्म और एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इसी पर पिछले साल भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मान सकते हो कि इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, थोड़ा लेस एफर्ट वाले। पीएनसी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, तो इवन दो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर हाई यू कैन लीव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एट दिस मोमेंट। देखो ये सारी बातें सब्जेक्टिव है, अगर हम लोगों को अच्छा लगता है पीएनसी तो पढ़ें, समय है तो पढ़ें, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ कि इसको नहीं पढ़ना है तो पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेस एफर्ट वाला चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, ऐसा है नहीं, हर चैप्टर हर पेपर में जो है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। स्टैटिस्टिक्स, हर पेपर में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो इसको भी कर लेना। सेट थियरी एंड रिलेशन, हर चैप्टर में हर पेपर में इसका भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 5 ऐसे चैप्टर हैं कि 11th अगर पूरा पढ़ा ही नहीं है अभी तक तो इन 5 को पढ़ लो, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों को लग जाएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग 11th के कर पाएंगे। इसके अलावा और समय मिल रहा है तो फिर ऑर्डर में जा सकते हो, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ज्योमेट्री कर लेनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रहता है सर्कल और स्ट्रेट लाइन का, दोनों को मिला दें तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो ये हुआ 11th का ब्रेकडाउन। अगर 11th में कहीं प्रॉब्लम है तो इस चार्ट को रेफर करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पहले किसको पढ़ना है, लास्ट में किसको पढ़ना है। ठीक है, 12th के चैप्टर पर आते हैं। 12th में हमारे पास ये 14 चैप्टर हैं। अगेन मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को अलग अलग चैप्टर मान लिया है, ताकि हम लोग उसमें भी डिसाइड कर पाएं कि किस चीज़ को पढ़ सकते हैं, किस चीज़ को छोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 104 पेपर में 223 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ऑन एंड एवरेज 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ही इसमें हमको मिलेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रल, वेक्टर अलजेब्रा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर के नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन अब जो है वो है, 12th के चैप्टर ऐसे ही हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है हमारा 6ठे नंबर पे। हर पेपर में इसमें आप 1 से ज़्यादा क्वेश्चन मान सकते हो, किसी में 1 किसी में 2। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक वास्ट चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें जो आता है वो हमारा एरिया अंडर द कर्व ही है, एरिया अंडर द कर्व मान सकते हो इसको, कि ये एओसी की बात हो रही है यहाँ पर। डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स, आईटीएफ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और कंटिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से जो ये ग्रीन कलर मैंने रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ मैं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बाकी चैप्टर के रिलेटिवली थोड़ा इजी मिल जाएगा हमको। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इजी चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो इसके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोगों को लग रहा है कि कौन से 3 चैप्टर या 5 चैप्टर हमको पढ़ लेने चाहिए, तो ये 3 मेरे सजेशन है। बाकी अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ हमारी कमांड है। अलजेब्रा अच्छा लगता है, ज्योमेट्री अच्छी लगती है, कैलकुलस अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से डिसाइड करना है। ये रैंकिंग से हमने जमाए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसको छोड़ के जाना भूल होगी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर कमांड अच्छी है तो भैया प्रैक्टिस करो, हर पेपर में 2 क्वेश्चन इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं यूनिट वाइज। 11th 12th की बातें खत्म कर दी हमने। अभी सर हमारा अलजेब्रा स्ट्रांग है, ज्योमेट्री में थोड़ा हाथ ढीला है, कैलकुलस जो है वो सर ठीक ठाक है, एवरेज है, कर लेते हैं, डिफरेंशियल के हो जाते हैं, इंटीग्रल के नहीं होते। तो अब इसमें भी थोड़ा सा समझा जाए। अलजेब्रा में 10 चैप्टर हैं 11th+12th को मिलाकर, और पिछले 5 सालों में 40% पेपर जो है वो अलजेब्रा से ही आता है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा हैं। अब अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर रखे हुए हैं उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। दूसरे नंबर पे कैलकुलस 5 और 4, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों को ले लिया जाए तो दोनों को मिलाकर 9 चैप्टर्स हो जाते हैं, और इन 9 चैप्टर्स का टोटल वेटेज जो है वो लगभग 31% हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैलकुलस हमको अच्छा लगता है। जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको पहले रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वेटेज जो है लगभग इक्वल ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 चैप्टर कौन से रखे हुए हैं? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ऑन एंड एवरेज 13% इसका कंट्रीब्यूशन होता है 100% में से। पेपर में अगर 100 क्वेश्चन की बात करोगे तो 13 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। वेक्टर एंड 3D 2 ही चैप्टर हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बट 13% वेटेज रखता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को छोड़ के जाना शायद गलती हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। यहाँ 4 चैप्टर जो रखे गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, जो कि अब हट चुका है तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, रेयरली उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक 4th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही रखा है। आप चाहें तो उसको कैलकुलस वाले पार्ट में भी डाल सकते थे, पर ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा रिलेट करते हैं हम लोग तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में रख लिया है उसको। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज वाइज हुई। क्वेश्चन वाइज पूछोगे तो फिर से वही देखें, टोटल जो 283 क्वेश्चंस पिछले 5 साल के हैं उसमें से लगभग 1150 क्वेश्चन अकेले अलजेब्रा के हैं। और सेशन वाइज देखोगे 2023 में जो 688 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन हमारे अकेले अलजेब्रा के 10 चैप्टर से आए हैं। 235 क्वेश्चन 627 में से, 288 क्वेश्चन 740 लगभग, 382 में से 167 और 447 में से 162 क्वेश्चन अलजेब्रा अकेले से आते हैं। और बाकी का वेटेज रिलेटिवली कम है। आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 115, 72, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अलजेब्रा जो है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, इस डेटा को अगर समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको समझो। इसका क्या मीनिंग है मैं समझाता हूं तुमको। 2023 में जितने भी पेपर हुए, 24 पेपर हुए हैं, तो हर पेपर में अलजेब्रा के इन 10 चैप्टर से 13 क्वेश्चन थे। मतलब टोटल 29 क्वेश्चंस को कंसीडर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस या मैथमेटिकल रीजनिंग या और किसी चीज का रहा होगा जो अब सिलेबस में नहीं है, तो उसको हटा दें तो 29 क्वेश्चन जो हर पेपर के हैं उसमें से एवरेज 13 क्वेश्चन केवल अलजेब्रा के आते हैं। तो क्या अलजेब्रा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। कैलकुलस की बात करें तो 3 + 4 7 क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और एक कोनिक से किसी से मान सकते हो। वेक्टर एंड 3D 2 चैप्टर 5 क्वेश्चन। हर पेपर में जो है वेक्टर 3D के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे पिछले साल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, कभी 3 4 2 3, तो 3 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो कि इसके मिलेंगे। यहाँ पर एवरेज यही बता रखा है हम लोगों को कि अगर 28 क्वेश्चन कंसीडर करें ऑन एंड एवरेज, 2 क्वेश्चन जो है वो हमने हटा दिए, रीजनिंग के और हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे गए होंगे। इन 28 में से 11 क्वेश्चन सीधे सीधे अलजेब्रा के होते हैं, छोड़ना गलती होगी। 8 क्वेश्चन कैलकुलस के, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, 3 क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा और 1 क्वेश्चन सीधा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूला पर आ सकते हैं। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ सकते हैं? नहीं। ये वो क्वेश्चन है जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री हर जगह लगी हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स हर जगह लगी हुई है, तो उनको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन का वेटेज कम दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स का, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को इस तरह से क्लासिफाई किया कि क्या केवल वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री दिखने में हल्की लग रही है लेकिन इन सब जगह उसकी जरूरत है, तो ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गई बात? तो अलजेब्रा अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, 10 चैप्टर 11 क्वेश्चन, कैलकुलस लगभग 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 4 क्वेश्चन, वेक्टर 3D 3 और
ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन। ये हो गया हमारे 11, 4, 15, 4, 19 और 4, 23 और 3, 26, 1, 27। ठीक है, 27 होना चाहिए था ये। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा यूनिट वाइज। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा अलजेब्रा अगर स्ट्रांग है तो कितना परसेंट मैं सिक्योर हूँ, किस किस सेक्शन पे मुझे और काम करने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर है हमारे 10, इनको ध्यान से देखें तो किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमने 11th 12th वाइज डिवाइड किया था, तब भी देखा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अगर अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है, लग रहा है कि अलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है, तो कौन कौन से चैप्टर अलजेब्रा के कर लेने चाहिए। 12th से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 11th से सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर कॉन्फिडेंस है तो करो। पीएनसी फिर से आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से कठिन चैप्टर थोड़ा सा। तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर अगर अलजेब्रा में हमारा थोड़ा सा पॉइंट जो है वीक है तो पहले 3 चैप्टर कर लें। उसके बाद क्वाड्रेटिक स्टैटिस्टिक्स, ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन है, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन तो इनका मिल ही जाता है, लेकिन इनको छोड़ना तो सही में बड़ी गलती हो सकती है। लगभग आप ये मान लो कि हर पेपर में मैट्रिक्स के 2, सीक्वेंस सीरीज के 2 और बाइनोमियल के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो इन 3 चैप्टर पर आप लोग फोकस कर सकते हैं अलजेब्रा में। अगर पूरा अच्छा है तो पूरा करो भैया, कोई परेशानी बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं हाथ ढीला है, टाइम कम बच रहा है, तो आपके सामने चैप्टर हैं कौन से हमको करने की जरूरत है। अलजेब्रा की बात हो गई, आगे आ जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस 5 चैप्टर, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर कैलकुलस में कहीं प्रॉब्लम है तो सही समय है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ लेने का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फंक्शन, ये 2 चैप्टर प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 104 पेपर में 141 क्वेश्चन, यानी कि मान सकते हो हर पेपर में 1 या 2 इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे ही। सेम गोज विद द फंक्शन ऑल्सो, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन फंक्शन का मिलेगा ही, इनको छोड़ के जाना गलती हो सकती है। कंटिन्यूटी लीस्ट, लेकिन एनीवे अगर लिमिट पढ़ लोगे और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लोगे तो कंटिन्यूटी अपने आप कवर हो ही जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलस अच्छा लगता है तो पूरा पढ़ो, अगर लग रहा है कि टाइम कम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एटलीस्ट पूरा पढ़ लें, फंक्शन एटलीस्ट पूरा पढ़ लें। फंक्शन वैसे भी पूरा पढ़ ही लेना चाहिए हमको, दोनों कैलकुलस में काम में आता है, डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों ही कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, 4 चैप्टर में इसको डिवाइड किया जा सकता है। आप चाहो तो इन दोनों को एक ही चैप्टर भी काउंट कर सकते हो, तो इसका वेटेज और बढ़ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो डेफिनेट इंटीग्रल से 156 क्वेश्चन, यानी कि हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। डिफरेंशियल इक्वेशन एक कम एफर्ट वाला चैप्टर है जो हमें अच्छे नंबर दिला सकता है। अगर फिर से इंटीग्रल कैलकुलस में कहीं पर थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रही है कि भैया हमसे नहीं हो पाता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल को तो कर ही लेना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इन 2 को तो निपटा ही दो भैया। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, किस पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई इंटीग्रल कैलकुलस की बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल सबसे ऊपर है, नेक्स्ट नंबर पर आता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, देन एलिप्स, हाइपरबोला। ये बातें हमको पता ही हैं, इसी ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करो। ज्योमेट्री से अगर डर लगता है तो एटलीस्ट सर्कल और स्ट्रेट लाइन को तो कर ही लो, कॉनिक सेक्शन को छोड़ दोगे तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर से ये सारी बातें तब की हैं जब हमारे पास समय कम है और हमने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो देखो, पहला सजेशन तो यही होता है कि जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतना कवर करके जाओ। ये हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने यहीं रखा है, कैलकुलस के साथ भी आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ पर चाहे ये दिखने में कम लग रहे हो, ये वाली चीज हट चुकी है ना, इक्वेशन हट चुका है, इसको
भूल जाओ। लेकिन देखो इक्वेशन हटा दिया उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री अभी भी पूरी है, ग्राफ उसके हैं, और इक्वेशंस की बातें हो सकती हैं, तो एकदम ऐसा इग्नोर करके नहीं चला जाना है। जनरल सॉल्यूशन पे शायद ना पूछें, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे शायद पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ये हमको दिखने में कम लग रहा है, लेकिन ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुसा हुआ मिलेगा। कैलकुलस में तो जगह जगह पे ट्रिग्नोमेट्री दिखती ही है, हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ ही जाती है, रेंज वगैरह निकालने में इसकी जरूरत पड़ ही जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी दिखने में चाहे हम लोगों को हल्का फुल्का लग रहा हो, लेकिन इसको हमको करना जरूरी है। आईटीएफ अगर कॉन्फिडेंस है तो करो, नहीं तो क्या है, आईटीएफ में चीजें बहुत ज्यादा हैं याद रखने के लिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसके मुकाबले ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन बाकी चैप्टर के मुकाबले कम है। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉल ले सकते हैं कि आईटीएफ को रखना है या नहीं रखना है। मैं यही कहूँगा कि रेशियोज आइडेंटिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें आईटीएफ के कंपैरिजन। लास्ट में वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हीरो है भाई, बिल्कुल एकदम। हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, कहीं कहीं पे 3 भी मिल सकते हैं। सेम गोज विद वेक्टर अलजेब्रा। अगर वेक्टर 3D पर कमांड नहीं है, वेक्टर 3D पर अभी तक हम लोगों ने उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो सही समय है थोड़ा सा इस पे काम करने का, इस पे से क्वेश्चन मिलेंगे ही, ठीक है। यूनिट वाइज हम लोगों ने देख लिया, अब हमारा जो भी पार्ट स्ट्रांग हो उसको पूरा कवर करो, और जहां पर हमें दिक्कत आ रही हो वहां पर इन चैप्टर में से देख लो कि कौन सा हम लोगों को करना चाहिए, कौन सा चैप्टर लेस एफर्ट के साथ ज्यादा आउटपुट दे सकता है। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अब आप लोगों को देखना है अपने तैयारी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ डेटा के हिसाब से पिछले सालों में क्या हुआ है ये बता रहा हूँ, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर लेवल पर कि सर ये सब तो छोड़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि अलजेब्रा स्ट्रांग है या कैलकुलस स्ट्रांग है। कुछ चैप्टर अलजेब्रा के अच्छे हैं, कुछ कैलकुलस के अच्छे हैं, तो चैप्टर लेवल पर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। रेड जोन वाले चैप्टर, ऐसे चैप्टर जिनसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इनको छोड़ना गलती हो सकती है। उसमें हमारे आते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रल, बाइनोमियल, वेक्टर अलजेब्रा, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। पिछले सालों में 104 पेपर में तुम देखोगे तो हर पेपर में इनसे 1 से लेकर 2-3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट 2 से 3, 2 क्वेश्चन मान लो, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, चैप्टर वाइज भी यहाँ पर हर पेपर वाइज भी है। 24 पेपर्स जो हुए हैं, ऐसा देखा गया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के हर पेपर में 2 क्वेश्चन थे ही, 3D के 3 क्वेश्चन थे, सीक्वेंस सीरीज 2, डेफिनेट इंटीग्रल 2, और पिछले सालों पर भी जाओगे तो भी हमेशा ऐसा ही पाओगे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए ही हैं। ऑन एंड एवरेज देखोगे तो मैट्रिक्स के 2, 3D के 2, बाकी चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रेड जोन वाले चैप्टर हैं, इनको हमको छोड़ना गलती हो सकती है, ठीक है। इनको पढ़ के जाना चाहिए हम लोगों को। ये इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर येलो जोन में, जो अगर पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं भी वेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पहले वो रेड जोन वालों पे हमको फोकस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन, इनमें देखा गया है कि लगभग 1 क्वेश्चन हर पेपर में इन चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें लेस एफर्ट वाले चैप्टर हैं हमारे, स्टैटिस्टिक्स हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सर्कल को अब डिसाइड करना है आप लोगों को, तो इन चैप्टर को एटलीस्ट उठा लेना। स्ट्रेट लाइन को ले सकते हो, लिमिट ऑफ फंक्शन, ये वो चैप्टर्स हैं जो 1 क्वेश्चन तो हर पेपर में हमको देंगे ही, ठीक है। ये हो गया चैप्टर वाइज सेकंड सेट ऑफ चैप्टर। पहले 10 जिनको हमको जरूर से पढ़ना है, उसके बाद अगले 10 जिस पे हमारा अगर कमांड है तो पढ़ेंगे, नहीं तो पहले 10 पर फोकस करेंगे लास्ट में। अच्छा, ये वही बात हो गई कि हर पेपर में 1-1 क्वेश्चन तो इनका मिलता ही है। लास्ट टॉप 10
ग्रीन जोन, ये वो हैं चैप्टर जिनसे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक इनको नहीं पढ़ा है तो इन पे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, इनसे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी सेट थ्योरी एंड रिलेशन एक छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चन फिर भी पूछे गए, लेकिन लास्ट ईयर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। पहले के सालों में थोड़े कम कम थे, लास्ट ईयर 2023 में अचानक से इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो एवरेज निकालने की वजह से ये लास्ट में आ गया है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को हमको भूलना नहीं है। बाकी सारे चैप्टर से देखोगे एलिप्स हाइपरबोला दोनों मिलाकर, किसी पेपर में इलिप्स का, किसी में हाइपरबोला का, और इनमें देखा जाए तो बहुत कम कम क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो अगर इनमें से कहीं तकलीफ है तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये इक्वेशन वाली चीज़ें तो हट ही गई हैं वैसे भी, ठीक है। तो फिर से चैप्टर वाइज भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। 3 टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये वो चैप्टर है जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर कम समय है पहले इन पे फोकस करें। ये वो चैप्टर है जिनसे एक आध क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, अगर इसमें से कोई एक अच्छा पहले से हो रखा है उसी को अच्छा कर लें। नया जीरो से शुरू करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। और ये वो हैं जिनसे लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट थ्योरी एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जिसको हम लोगों को इंपॉर्टेंस देनी होगी। चैप्टर वाइज हो गए। अब लास्ट में तुम बोलो कि सर 2 दिन बचे हैं, अब तो इतने सारे चैप्टर वगैरह भी नहीं हो सकते, आप तो बता दो किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है। तो लो भैया, टॉपिक वाइज भी बता देते हैं। ओवरऑल देखोगे तो जो टॉप 10 टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, कि वेक्टर 3D तो आप बोल रहे हो सर, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर पढ़ेगा कौन। तो वेक्टर में देखो प्लेन है, लेकिन प्लेन जो है अब हमारा सिलेबस में नहीं रहा, तो प्लेन वाले को तो हटा दो तुम, है ना। इसका मतलब बाकी पे आ जाते हैं हम लोग। जनरल टर्म, मिडिल टर्म, बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मान लेंगे, इसको फिर से स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाइनोमियल को हमको पढ़ लेना चाहिए। इससे हर पेपर में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे डिटर्मिनेंट मेथड हटा दिया गया हो, मैट्रिक्स मेथड अभी भी है। एरिया अंडर द कर्व, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये टॉपिक्स बता रहे हैं हम आपको। नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फिर से 2 टॉपिक बोल सकते थे, लेकिन कई क्वेश्चन जो है वो ओवरलैपिंग टाइप के होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वाड्रेटिक लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर रिवाइज करें। पीएनसी, जो बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन, अगर कोई क्राइटेरिया डाल दिया गया है तो कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है। टाइप ऑफ सेट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, लास्ट मिनट पर अगर रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे, तब इस पूरे चैप्टर को ही रख दिया है मैंने, क्योंकि इसमें अब छोटे छोटे टॉपिक कितने डिवाइड करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज करने में, तो इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करके जाएं। स्टैटिस्टिक्स में देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट मिनट पे अगर जिन टॉपिक को हमको रिवाइज करना है तो वो ये इसको हटा दें, तो बाकी ये 9 टॉपिक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 11th के टॉप 10, कि सर 12th तो अच्छे से पढ़ लिया है, 11th का बता दो क्या क्या कर सकते हैं। तो 11th के टॉप 10 आपके सामने है। जनरल टर्म, मिडिल टर्म, नेचर ऑफ रूट, वहीं से आ रहे हैं ये। कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट वाली चीज़ें, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोल दो इसको। सेट थ्योरी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीक्वेंस सीरीज में पूरा नहीं पढ़ना है। ए जी एच के बीच में रिलेशन और कुछ मिसलेनियस सीरीज जो होती है वो। यहाँ पर इलिप्स के लिए, और ये सर्कल के लिए, और पैराबोला के लिए। लाइंस, टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फिर से हट गया है, लेकिन इक्वेशंस नहीं हटी हैं तो पूछा जा सकता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये एक चीज़ हट गई है तो इसको अभी हमको ध्यान नहीं देना है। बाकी सारी चीज़ों पर लास्ट मिनट पे अगर रिवाइज करना है तो इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाएं। ये 11th की बात हो गई। 12th में देखोगे प्लेन हट चुका है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करते थे इससे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, नो डाउट इसको करना चाहिए हमको। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सिंपल टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जरूर से करके जाएं। एरिया अंडर द कर्व प्रैक्टिस करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करें। लाइंस,
ठीक है, भले प्लेन हट गया हो, इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना वो इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वेटेज बहुत कम हो जाएगा, क्वेश्चंस रहेंगे वेक्टर इन 3D के, तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, लाइन इन जनरल पूरा पढ़ लेना चाहिए हमको। मैट्राइसेस जो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ये बेसिक ऑपरेशंस पे थे, कि मैट्रिक्स का कितने टाइप के मैट्रिक्स होती है, जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, आइडेम्पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स, उनका ध्यान रखें। एक जो है कि स्क्वायर क्यूब करने पे पैटर्न फॉलो होने लग जाता है, उन सारी चीजों पे ज्यादातर क्वेश्चन है। लिमिट में 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल वालों को एक बार छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये 12th के कुछ टॉपिक हो गए। एलजेब्रा वाइज अगर एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोच रहे हैं एलजेब्रा में कुछ ही बात कर लें तो काम चल जाएगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं टॉपिक, इनको देखो ध्यान से, कौन कौन से टॉपिक तुम कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे उनको कंप्लीट करो। यहाँ पर एलजेब्रा, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, कौन से टॉपिक एटलीस्ट हम लोगों को कर लेने चाहिए, किससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। अब देखो शॉर्ट शॉर्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, 100% किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं है, ये तो हम पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर का थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से आए हैं। तो अगर कैलकुलस नहीं भी समझ में आती है तो बेटा इसके तो मेथड पढ़ ही लो, क्या होते हैं एलोपिटल, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लो इसकी, ठीक है, ताकि एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो वो तो कर पाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व ये हट गया है। बाकी डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, अगर कैलकुलस लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक को जरूर देख के जाएं। इंटीग्रल कैलकुलस के भी यहाँ पे इस तरह से टॉपिक रख दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो टॉप 10 में आ रहा था तो यहाँ तो मिलेगा ही हमको 96 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एरिया अंडर द कर्व, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो एलडी के दो टॉपिक यहाँ पे हमारे टॉप 2 में है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी टॉपिक भी तुम रेफर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल में देखा गया है कि बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अगर बेसिक फार्मूलाज पता है हमको तो इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। और बेसिक फार्मूला तो वैसे भी याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बाकी जगह भी आएंगे, इसको छोड़ के जाना तो पाप हो जाएगा। आईटीएफ को छोड़ सकते हो, लास्ट ईयर नहीं था क्वेश्चन लेकिन उससे पहले थे क्वेश्चन, अब डिपेंड करता है कितना टाइम देना है। आईटीएफ में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो अब डिसाइड करो, अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, नहीं आता है तो मेरे हिसाब से बाकी चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा। सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अब हट जाया है, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन हट गए हैं। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन इन्वॉल्विंग आईटीएफ, इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज पर थे और इस पर कम थे, लास्ट ईयर इक्वेशंस पे थोड़े से बढ़ा दिए गए थे। तो आईटीएफ पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन तो आएंगे, अब वो डिपेंड करेगा कि उसके किस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमने टॉपिक वाइज भी देख लिया, तो क्या क्या देख लिया, 11th पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना जरूरी हो जाएगा। सेक्शन वाइज देख लिया, अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री, किसका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है उसको पूरा कर लेना है। अगर कोई पार्ट स्ट्रांग नहीं है देख लो भैया कौन सा चैप्टर कर लेने से थोड़ा बहुत काम बन जाएगा। लास्ट में 2 दिन पहले फाइनल रिवीजन के टाइम किन टॉपिक को जरूर से देख के जाना है, वो भी सेक्शन वाइज और ओवरऑल यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अब इससे भी ज़्यादा अगर हम लोगों को और डेप्थ में जाना है कि सर पूरा ही बताओ, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर, अच्छा ये वेक्टर 3D के रह गए थे हमारे, प्लेन वाला हटा देते हैं, बाकी ये सब देख सकते हो तुम, एसटीपी भी हट गया है ना। तो वेक्टर 3D में से बचे हुए टॉपिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा जो बोल रहे थे उस पर वापस से आते हैं कि इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाना है तो यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने छोड़ दिया है कि हर चैप्टर के हर टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को पॉज कर करके यहाँ देख सकते हो, लेकिन इस पर टाइम स्पेंड ना करें, ये सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन वीडियो की तरह इसको यूज़ करें
और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करें। अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ें डिफर करेगी। पास्ट डेटा के हिसाब से हम लोगों ने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है, जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अपना खुद की समझदारी से कि क्या मुझे अब इस बचे हुए समय में कर लेना चाहिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।